हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना सीखेंगे 3D ज्योमेट्री में, है ना। अगर स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा हो और किसी वेक्टर के पैरेलल हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट से पास कर रहा हो इक्वेशन कैसे निकालेंगे और दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो हम लोग क्लास 11th में हम लोगों ने 2D ज्योमेट्री में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना सीखा था। वहाँ पे हमने ये देखा था वहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए होता था और एक पॉइंट चाहिए होता था, है ना। उस लाइन का स्लोप चाहिए होता जिस लाइन का इक्वेशन निकालना, और उस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए होता है अगर इक्वेशन निकालना होता था। ये हमने क्लास 11th के 2D ज्योमेट्री में पढ़ा था। यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में जो स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इस पे अभी हम बात करने जा रहे हैं। देखो हम लोग पहले देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a point and parallel to a given vector। यानी कि यहाँ पे स्लोप की जगह क्या होगा, किसी वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन में हमें उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है ना। क्लास 11th में हमें क्या दिया था, पॉइंट और स्लोप दिया था। यहाँ पे क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है और किस लाइन के जो लाइन होगा वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर का इक्वेशन दिया रहेगा। तो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। देखो यहाँ पे हमारे को इक्वेशन निकालना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है ना। ये हमारा लाइन है, ठीक है। इस पे एक पॉइंट दिया हुआ है ए, ठीक है ना, जिसको हम लोग ए वेक्टर बोल रहे हैं। ये एक पॉइंट दिया हुआ है और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है। तो पैरेलल या तो हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, इसको बी वेक्टर नाम दे रहे हैं, या तो इस डायरेक्शन में ले सकते हैं या तो इस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में आपको ले लेना है। ठीक है। तो हमने क्या दिया कि स्ट्रेट लाइन का इसी लाइन का इक्वेशन निकाला है ना, इसको लाइन एल बोल लेते हैं। इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या दिया है, इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे पॉइंट देने का मतलब हुआ कि पोजीशन वेक्टर दिया है। ठीक है ना। तो और इसी लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया बी वेक्टर। तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग दो फॉर्म में निकाल सकते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म बोलने का मतलब वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म का बोलने का मतलब वेक्टर के फॉर्म में नहीं रहेगा। जैसे देख लो, पहले हम लोग बात करते हैं इन वेक्टर फॉर्म, है ना, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको याद होगा क्लास 11th में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या देखते थे, पॉइंट और स्लोप देखते थे और उस पे एक वेरिएबल पॉइंट हम लोग लेते थे। उस वेरिएबल पॉइंट का रिलेशन क्रिएट करते थे गिवन पॉइंट और स्लोप से। जो रिलेशन आता था वही इक्वेशन होता था। यहाँ भी सेम काम करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लेना है। तो हमने एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ पर ले लिया, क्या, आर ले लिया, है ना। इसको बोल दिए कि ये आर वेक्टर है। ठीक है। और ये जो पॉइंट इस तरह से दिए हैं समझो आप पोजीशन वेक्टर है, यानी कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो इस पे एक वेरिएबल पॉइंट लिए है आर वेक्टर, और ये ए पॉइंट क्या है, ये गिवन है, और ये बी वेक्टर क्या है, इस लाइन के पैरेलल एक बी वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये हमने एक वेरिएबल पॉइंट लिया है। सही ना। इन्हीं तीनों के बीच एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, जो रिलेशन आएगा वही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो हमारा ए आर वैक्टर होगा, है ना, ए टू आर, इसको पॉइंट कर देते हैं इस तरह से, ए टू आर, ये जो ए टू आर वैक्टर होगा, ए आर वैक्टर, वो पैरेलल होगा बी वैक्टर के। तो हम लोग बोलेंगे कि ए आर वैक्टर जो है वो पैरेलल है किसके, बी वैक्टर के। ठीक है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो इसका कंडीशन हम लोग वेक्टर में पढ़े थे कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो इसमें हम लोग पढ़े थे ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ठीक है ना। ऐसा हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा लैम्डा इंटू बी वेक्टर के। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, वो कोई रियल नंबर हो सकता है ना, जीरो को छोड़ करके। तो देखो ए आर वैक्टर कैसे लिखेंगे, तो आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर, है ना, आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो यहाँ पे तो आर वैक्टर और ए वैक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आर वैक्टर का पोजीशन वेक्टर आर वैक्टर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आर वैक्टर माइनस,
और ये ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से अगर हम आर वेक्टर निकालें तो क्या बोलेंगे, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ए वेक्टर प्लस में लैम्डा इंटू बी वेक्टर। तो ये आ गया आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना, ये आ गया वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो आप ध्यान दो, ये जो आर वेक्टर है ये क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये हमारा गिवन पॉइंट था। और ये जो बी वेक्टर है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन के पैरेलल एक वेक्टर आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। लैम्डा की जगह कोई म्यू भी यूज करता है, एस टी है ना, इस तरह का वेरिएबल वो यूज कर सकता है। तो अब देखो यहाँ जो आर वेक्टर है इसका क्या मतलब है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मतलब ये हुआ। और ये जो ए वेक्टर है वो आपको गिवन होगा, बी वेक्टर आपको गिवन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। अच्छा, अब ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब अगर हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म देखना हो तो क्या होगा, तो सेकंड देखेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखेंगे इसमें कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है वो सुनना आप, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा कि जो पॉइंट दिया रहेगा है ना, स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट दिया रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन है मान लो, है ना, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो इस पे जो पॉइंट दिया रहेगा वो किस फॉर्म में होगा, मान लो ये ए दिया है तो ये पॉइंट किस फॉर्म में दिया होगा, x1 y1 और z1 के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। और इस पे इसके पैरेलल एक वेक्टर दिया रहेगा, इसके पैरेलल एक वेक्टर दिया रहेगा, है ना, बी वेक्टर। तो आप देख लो ये जो पॉइंट है ये तो पॉइंट हो गया, और डायरेक्शन किसके डायरेक्शन होगा, बी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट आर ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बोलेंगे, ठीक है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। अच्छा, तो अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये जो बी वेक्टर होगा, ये जो बी वेक्टर वो किस फॉर्म में होगा, ये जो बी वेक्टर है वो किस फॉर्म में होगा कि मान लो हमने ऐसा नाम दे दिया कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना। तो इस बी वेक्टर को कैपिटल बी वेक्टर नाम देते हैं ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बी वेक्टर दिया हुआ जो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहाँ पे जो स्मॉल ए बी सी है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, किसका डायरेक्शन रेशियो है, इस बी वेक्टर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी के पैरेलल ये लाइन है, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए है और डायरेक्शन चाहिए है ना। अगर आपको पॉइंट पता हो, पॉइंट पता हो और डायरेक्शन पता हो, डायरेक्शन बोलने का मतलब डायरेक्शन रेशियो पता हो ना उस स्ट्रेट लाइन का। तो अगर पॉइंट पता हो और डायरेक्शन रेशियो पता हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। इस फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या यूज करेंगे हम लोग बोलेंगे जो ए आर वैक्टर है, ए आर जो वैक्टर होगा ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है बी वैक्टर के, सही ना, ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ए आर वैक्टर है, ए आर वैक्टर को कैसे निकालेंगे, तो x माइनस एक्स वन करना पड़ेगा, है ना, x माइनस एक्स वन और इंटू आई कैप लिखेंगे, फिर प्लस y माइनस वाई वन इंटू जे कैप लिखेंगे, जे कैप, और प्लस z माइनस जेड वन इंटू के कैप लिखेंगे। अब ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के। बी वेक्टर क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब सुनना, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसका जो आई का कोफिशिएंट, इसका आई का कोफिशिएंट, यानी कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन जो रेशियो है उसका जो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। जैसे इसका डायरेक्शन रेशियो ऊपर रखेंगे x माइनस एक्स वन अपॉन में कितना, अपॉन में a लिखेंगे, ये बराबर रहेगा किसके, y माइनस वाई वन अपॉन में ये रहेगा b, और यहाँ पे लिखेंगे z माइनस जेड वन अपॉन में c, सही ना। और ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, मान लो कि वो लैम्डा के बराबर है, ठीक है ना। तो ये जो निकल के आया है यही क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब आप बोलो सर ये कार्टेशियन इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ए बी सी क्या होगा। तो आपको अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस स्ट्रेट लाइन का अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो वही क्या है, ए बी सी है, ठीक है। और उस लाइन पे जो एक पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए कितना, x1 y1 और z1, ठीक है ना। तो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट है, और ये ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, या तो उस लाइन का दिया हो या तो उसके लाइन के पैरेलल का पता हो, है ना, दोनों में से कोई भी पता हो उसका डायरेक्शन रेशियो नीचे लिख देना है, सही है। अच्छा, अब आप लोग सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ और भी तरीका है क्या, हाँ इसको एक और तरीका है समझाने का।
तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूं, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हम लोग, ये जो कार्टेशियन फॉर्म में है इसका दूसरा फॉर्म भी मैं आपको समझाता हूं। देखो दूसरा तरीका अगर आपको समझना है तो पहले आप एक वेक्टर फॉर्म देखो, है ना। वेक्टर फॉर्म का जो हमने इक्वेशन निकाला था, ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। तो ये जो आर वेक्टर है वो क्या था, ये वेरिएबल पॉइंट था। वेरिएबल पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे बोलेंगे। और ये जो ए वेक्टर था ये था गिवन पॉइंट था, तो पॉइंट तो एक्स वाई जेड में रहेगा, यानी एक्स वन आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसा बोलेंगे। और लैम्डा इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसा लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले को, है ना, ये जो आई कैप वाला है ये आई कैप, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स वन इंटू आई कैप मिलेगा। फिर इस y1 को उठा के इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इंटू जे कैप मिल जाएगा। और फिर इस z1 को उठा के इधर कर लेते हैं, तो z माइनस z1 और इंटू आ जाएगा k कैप, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा, लैम्डा इंटू ए इंटू आई कैप, फिर लैम्डा इंटू बी इंटू जे कैप, फिर लैम्डा इंटू सी इंटू के कैप, ठीक है। अब आप देखोगे ये दो वेक्टर इक्वल है ना। तो दो वेक्टर इक्वल तब होगा जब इसका आई का कोफिशिएंट इसके आई के कोफिशिएंट के इक्वल हो। तो हम लोग बोलेंगे कि x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, इसका आई का कोफिशिएंट इसका आई के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिए। तो यहां से अगर a को इधर डिवाइड कर दें तो x माइनस एक्स वन अपॉन में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखो, इसका j का कोफिशिएंट इसके j के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी आ जाएगा। अब b को इधर डिवाइड कर देते तो y माइनस वाई वन अपॉन में b इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। अब इसके z का कोफिशिएंट, सॉरी इसके k का कोफिशिएंट इसके k के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी को डिवाइड कर लेते हैं, z माइनस जेड वन अपॉन में c इज इक्वल टू लैम्डा, सही ना। अब इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, राइट साइड सभी में लैम्डा है ना, तो लेफ्ट साइड भी सभी इक्वल होगा। इसका सभी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, तो बोलेंगे x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। और लैम्डा है क्या, कोई रियल नंबर होगा जो नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। यानी कि अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी ला सकते हो बहुत ही आसानी से, सही ना। तो क्या ये स्टेप करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर पहचान लिए कि कोई ये पॉइंट है और ये डायरेक्शन रेशियो है तो इसका मतलब हम लोग कैसे इक्वेशन लिखेंगे, बोलेंगे x माइनस एक्स वन, और x1 क्या होगा, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, है ना, वो है x1, और पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 है, पॉइंट का जो z कोऑर्डिनेट होगा वो z1 है। और ये ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ये कहां से मिलेगा, तो लैम्डा का जो कोफिशिएंट रहेगा, है ना, उससे मिलेगा, जो आई जे और के का जो कोफिशिएंट रहेगा वो रहेगा ABC, सही ना। तो ये रहा वेक्टर फॉर्म और ये रहा कार्टेशियन फॉर्म। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ओवरऑल कहानी ये है कि अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, सही ना। तो हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, चाहे तो वेक्टर फॉर्म में या तो कार्टेशियन फॉर्म में, सही ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा और जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा इन 3D, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें, है ना, एक्स एक्सिस की बात करें तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो दो चीजें चाहिए। जिस लाइन का इक्वेशन निकालना हो उस लाइन पे एक पॉइंट पता होना चाहिए और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, सबसे बेहतर क्या होता है ओरिजिन, तो ओ ले लेते हैं, है ना, 0 0 0, ठीक है। और एक्स एक्सिस के जो हमारा पैरेलल लाइन होता है या फिर आप पैरेलल वेक्टर ले लो तो आई कैप ले लेंगे, है ना, इसके पैरेलल हम लोग क्या ले लेंगे, आई कैप, सबसे बेहतर इसका डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप।
अच्छा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें, वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे इक्वेशन को? तो इक्वेशन क्या हो जाएगा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू, इस पे एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे जो उसको बोलेंगे आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब ओरिजिन है ना, जीरो वेक्टर और प्लस में लैम्डा इनटू जो डायरेक्शन क्या है आई कैप है, तो इसको आई कैप ले लेंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। और अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म लिखना हो, कार्टेशियन फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे? तो जो कि ये पॉइंट क्या है x1 y1 z1 है, क्या बोलेंगे x माइनस x1 अपॉन में, अब ये जो डायरेक्शन है उसका i का जो कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर इक्वल टू, फिर y माइन, अच्छा x1 तो जीरो है ना, यहाँ पे x1 क्या है जीरो है, तो x माइनस जीरो बाई 1 हो जाएगा, फिर y माइनस जीरो बाई, अब यहाँ पे j का कॉफिशिएंट तो नहीं है, तो यहाँ पे j का कॉफिशिएंट जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब अगला देखो z माइनस फिर z1 कितना है जीरो है, और ये जो डायरेक्शन है इसका z का जो कंपोनेंट है यानी कि j का जो k का जो कंपोनेंट है वो क्या है जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, और ये किसी लैम्डा के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जीरो लिखें तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपको इक्वेशन को इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है, इसको अनडिफाइंड नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है किसका? कार्टेशियन फॉर्म में एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, ये क्या है वेक्टर फॉर्म में एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। अगर वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालना तो ये तो पहला हम लोग देखें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर हम लोग वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखेंगे? मान लो कि हमारा वाई एक्सिस है ना, ये है वाई एक्सिस, तो अगर ये वाई एक्सिस पे इस पे एक पॉइंट लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा ओरिजिन है ना, 0 0 0, और इस पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे आर वेक्टर, और इसके डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो तो क्या होता है जे कैप होता है, ठीक है। तो बताओ इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा, पहले वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा? ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू जिस पॉइंट से पास कर उसका वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर, और प्लस में लैम्डा इंटू और इसका डायरेक्शन में जे कैप है, तो यहाँ पे जे कैप लिख देंगे, हो गया है ना वेक्टर फॉर्म में। अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखेंगे? एक्स माइनस x1, x1 क्या है जीरो है, यहाँ पे जीरो, अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में हमारा डायरेक्शन रेशियो का आई का जो कॉफिशिएंट होगा, तो यहाँ पे आई वाला टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स माइनस जीरो है ना, एक मिनट, एक्स कंपोनेंट हो गया, अब यहाँ पे वाई लिखेंगे ना, तो y माइनस जीरो अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में j का कॉफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे z माइनस जीरो अपॉन में क्या लिखेंगे? जीरो, चूंकि यहाँ पे k का कॉफिशिएंट है ही नहीं। अब ये भी किसी लैम्डा के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये जो सी एफ या ये जो इक्वेशन आया क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आया किसका? वाई एक्सिस का, और ये जो इक्वेशन है वो क्या है? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है किसका? वाई एक्सिस का। सिमिलरली है ना, आप जेड एक्सिस का भी इक्वेशन लिख सकते हो है ना, तीसरा नंबर पे इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो मान लो ये जेड एक्सिस है ना, ये हमने इस तरह से मान लिया जेड एक्सिस है, तो इस पर एक पॉइंट ले लेंगे, सबसे बेहतरीन कौन सा होगा? ओरिजिन, और इस पर एक वेरिएबल पॉइंट आर वेक्टर ले लेंगे, तो इसके पैरेलल में एक जो वेक्टर होगा जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? के कैप होता है, तो के कैप हमने रख लिया, तो इक्वेशन क्या होगा? तो वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू के कैप हो जाएगा, सही है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस जीरो अपॉन में जीरो, और वाई माइनस जीरो अपॉन में जीरो, और जेड माइनस जीरो अपॉन वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के का कॉफिशिएंट 1 है और ये किसी लैम्डा के बराबर होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म में होगा किसका? जेड एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बात किया कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पास करेगा दो पॉइंट से, है ना। स्ट्रेट लाइन पे अगर दो पॉइंट दिया हो उसका लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे इस पे बात करेंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो हमें दो चीजें चाहिए होता है, एक तो उस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए होगा और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए होता है, ठीक है ना, या फिर उस लाइन के पैरेलल एक कोई वेक्टर दिया हो, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन दिया हो, यानी पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पता हो तो लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तब देखो यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं इन वेक्टर फॉर्म, है ना, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं।
देखो स्ट्रेट लाइन मान लो ये है और ये हमारा लाइन है एल, और इस पे एक दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है जिसको हमने बोल दिया ए वेक्टर, और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी, और इसको हमने बोल दिया ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, सिर्फ दो पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन, इक्वेशन निकालना है तो हमें दो चीजें चाहिए होता है, एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन रेशियो। तो देखो पॉइंट तो कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेंगे, या तो ए पॉइंट या तो बी पॉइंट, पॉइंट में तो कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेंगे, और इसका डायरेक्शन रेशियो यूज करेंगे, है ना। तो जैसे मैं डायरेक्शन दे दूं कि ए बी का इक्वेशन चाहिए, है ना, ए बी लाइन का, तो ए बी का ऐसे हमने दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या कि आर वेक्टर इज इक्वल टू, एक पॉइंट लिखना होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से पास करेगा उसको यहाँ लिखते हैं, और प्लस में लैम्डा इनटू और डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो देखो दो पॉइंट दिया रहे तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू, अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो ए बी वैक्टर लिखेंगे, तो ए बी वैक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ठीक है। तो ये जो निकल के आया है यही है हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, किस में, 2 पॉइंट फॉर्म में, है ना। अगर 2 पॉइंट दिया रहे तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या सर यहाँ पे ए वेक्टर ही यूज करेंगे, नहीं, आप ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से कोई एक पॉइंट आप यूज कर सकते हो, और जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो दोनों में से किसी एक फॉर्म से बनाओ, आंसर सेम आएगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा अब अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो सेकंड नंबर में कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इस पे दो पॉइंट जब देगा तो किस फॉर्म में पॉइंट होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये होगा, और देखो एक पॉइंट होगा a x1 y1 z1, और एक पॉइंट b होगा, ये होगा x2 y2 z2, ठीक है। इन दो पॉइंट से लाइन पास करना है, इक्वेशन निकालना है ना। तो हमने डायरेक्शन दे दिया कि ए बी वैक्टर, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, वो क्या होगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या देखा था कि x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। तो यहाँ जो x1 y1 और z1 था वो क्या था, लाइन पे एक पॉइंट दिया है उसका कोऑर्डिनेट है, और ABC क्या था, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो था, या तो उस लाइन का या तो उस लाइन के पैरेलल लाइन का। तो यहां देखो यहां तो दो पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो ये जो x1 y1 z1 है इसके जगह हम या तो ये पॉइंट यूज कर लेंगे या तो ये पॉइंट यूज कर लेंगे, ठीक है। और ये जो ABC है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, वो तो हमने यहाँ पर निकाल रखा है, सही ना। तो बताओ इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा x माइनस x1, तो इसी पॉइंट को यूज कर लेते हैं, तो x माइनस x1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो कितना, x2 माइनस x1, ये जो a है इसी की जगह तो ये आया है x2 माइनस x1, यहाँ पर क्या आएगा y माइनस y1 अपॉन में, फिर अगला डायरेक्शन रेशियो क्या लेंगे, y2 माइनस y1, और यहाँ पे आएगा z माइनस z1 अपॉन में, फिर क्या आएगा z2 माइनस z1, और ये जो है किसी लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका कार्टेशियन फॉर्म, कब, जब दो पॉइंट से लाइन पास करेगा तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालना तो ऐसे निकालेंगे, और अगर हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। दोनों लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा, स्ट्रेट लाइन का एंगल निकालना होगा उन दोनों के बीच का, तो कैसे निकालेंगे इस पे बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, उन दोनों लाइन का इक्वेशन दिया रहा तो देखो यहाँ पे दो लाइन ले लेते हैं, एक लाइन मान लो ये है और दूसरा लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है थीटा, ठीक है। अब ये जो लाइन है इन दोनों का इक्वेशन दे रखा है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। जो लाइन फर्स्ट है इसका इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट का इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b1 वेक्टर।
ये A1 B1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट होगा, है ना। तो और L2 दूसरे लाइन का इक्वेशन है R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू B2 वेक्टर। म्यू क्यों लिख दिए, ये दोनों अलग अलग कांस्टेंट यूज किए हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग लाइन का इक्वेशन है, तो ये दोनों कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है। लैम्डा और म्यू ये दोनों होगा कांस्टेंट ही होगा, लेकिन दोनों अलग अलग कांस्टेंट इसलिए यूज किए हैं, दोनों अलग अलग लाइन है, ठीक है। तो दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो देखो जो हमारा डायरेक्शन वेक्टर होता है, जैसे यहाँ पे लाइन फर्स्ट की बात करें तो यही हमारा क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन वेक्टर है, और ये क्या है, दूसरे वाले लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, तो यही दोनों मिलके एंगल निकालेगा, ठीक सही है ना। क्योंकि लाइन 1 के पैरेलल जो वेक्टर है वो कौन है, B1 वेक्टर है, और लाइन 2 के पैरेलल कौन है, B2 वेक्टर है, ठीक है। तो जो B1 और B2 वेक्टर के बीच का एंगल होगा वही एंगल होगा L1 और L2 के बीच का, सही ना। तो इसका मतलब ये हुआ B1 और B2 इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लें तो दोनों लाइन के बीच का एंगल निकल जाएगा। तो यहां से ये समझ में आया कि अगर दो लाइन का इक्वेशन निकालना है, दोनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है, तो आपको ये ढूंढना है कि लाइन फर्स्ट का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, लाइन सेकंड का डायरेक्शन वेक्टर क्या है। अगर दोनों का डायरेक्शन वेक्टर मिल गया तो हम लोग उन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल निकाल देंगे, वही दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू है ना B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड और इनटू में B2 का मैग्नीट्यूड। यही होता था फॉर्मूला cos थीटा निकालने का, ठीक है। अच्छा, और अगर सर साइन थीटा के फॉर्म में निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे साइन थीटा निकालना हो तो हम लोग क्रॉस का यूज करेंगे, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये सब फार्मूला आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है। 3D आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपने वेक्टर पढ़ रखा है। अगर वेक्टर पढ़ रखा है तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर हमने एंगल निकाल लिया तो परपेंडिकुलर कंडीशन भी निकल जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें कि अगर ये लाइन परपेंडिकुलर हुआ L1 परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 परपेंडिकुलर हुआ तो डेफिनेटली इसका डायरेक्शन वेक्टर भी क्या हो जाएगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग बोलेंगे या B1 जो है B1 वेक्टर परपेंडिकुलर होगा B2 वेक्टर पे, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो बोलेंगे क्या कि B1 डॉट B2 इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये तो कंडीशन आ गया फॉर परपेंडिकुलर लाइन, तो ये हो जाएगा कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन आ गया, सही है ना। तो अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है 29.1 केसेस इन अ क्लास 12th। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 29.1 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइंस दिया हुआ है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, और ये जो लाइन दिया हुआ वो किस में है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 7j कैप इंटू लैम्डा, और इंटू में आएगा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस और 2k कैप है ना, 2k कैप। ये हमारा लाइन पहला लाइन है। दूसरा लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस के प्लस म्यू, के कैप होगा है ना, आई कैप के कैप प्लस म्यू इंटू 3i प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4k कैप, है ना। चेक कर लेते फिर से, 3i कैप प्लस 4k कैप डायरेक्शन है इसका, और माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, सही है। 5i माइनस 7j, सही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए लाइन का अगर एंगल निकालना है, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों का डायरेक्शन लाइन हमें देखना पड़ेगा, है ना। दोनों का डायरेक्शन वेक्टर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन वेक्टर क्या होता था, देखो हम लोग इक्वेशन क्या पढ़े थे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, है ना, बी वेक्टर। तो जो लैम्डा के साथ यानी कांस्टेंट के साथ जो बी वेक्टर आता था उसी वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर बोलते थे।
तो यहाँ पे ये जो लैम्डा के साथ ये जो वेक्टर आया हुआ यही क्या कहलाएगा, b1 वेक्टर। तो यहाँ बोलेंगे कि b1 वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा -i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया। अच्छा, b2 वेक्टर कितना होगा, तो अगले वाले का जो कांस्टेंट होगा ये म्यू है, इसके साथ जो वेक्टर है यही हमारा b2 वेक्टर होगा, वो कितना है 3i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इस तरह आ गया। अब हम लोग एंगल निकालेंगे, ठीक है ना। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्यूट एंगल निकालेंगे तो मॉडुलस ले लेते हैं ताकि हमारा वैल्यू पॉजिटिव आए, एक्यूट एंगल है। तो b1 डॉट b2 है ना, लिखेंगे क्या, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर, ठीक है। मॉडुलस हमने लगाया ताकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, एक्यूट एंगल है। तो देखो b1 वेक्टर क्या है, -i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और इसका डॉट लेंगे हम लोग 3i कैप प्लस 4k कैप और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, b1 का, तो अंडर रूट लेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, अगला आएगा 4 का स्क्वायर और अगला आएगा 2 का स्क्वायर, है ना, फिर इनटू में, और इस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लिख करते हैं हम लोग, तो i को i वाले के साथ करेंगे तो -3, फिर j को j वाले, यहाँ पर j है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस में 0 और 2 इंटू 4 यानी कि 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या आएगा 1, अंडर रूट आएगा 1 प्लस 16 प्लस 4 और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 9 प्लस 16, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ऊपर से आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 16 4 20 और 1 21, अंडर रूट 21 आएगा, अंडर रूट 21 और यहाँ 16 9 25 यानी कि 5 आ जाएगा, इंटू में 5, है ना। तो ये 5 और 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई अंडर रूट 21, तो ये मॉडुलस से बाहर आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 21 और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर, इसमें दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 प्लस एस इंटू आई कैप प्लस एस माइनस 1 इंटू जे कैप प्लस 2 माइनस 3s इंटू के कैप। तो यहाँ जो ये इक्वेशन दिया स्ट्रेट लाइन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलने का मतलब ये हुआ कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर के फॉर्म में हो, कांस्टेंट सिर्फ एक साथ रहे, है ना। तो यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट है एस है और ये जो एस है वो आई जे के साथ मिक्सअप है, तो इसको हमें पहले इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालने में आसानी होगा। तो अब देखो इस वेक्टर को भी, ये जो हमारा लाइन का इक्वेशन है इसमें भी देखोगे टी जो है अंदर मल्टीप्लाई में है, तो टी वाले को हमें एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखते हैं पॉइंट वेक्टर लिखते हैं जिसके साथ कांस्टेंट वाला टर्म नहीं होता है। तो यहाँ सबसे पहले जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा उसको ढूंढते हैं। तो ये जो आई कैप 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2i कैप दिखेगा जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। ये जे कैप जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जे कैप आएगा जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। जब ये के कैप 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 2k कैप दिखेगा जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अब प्लस में s कॉमन लेते हैं, अब जिसमें जिसमें s आएगा तो आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एस आई कैप आएगा, तो एस तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आई कैप बच जाएगा सिर्फ। अच्छा, अब यहाँ पे जे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस में जे कैप बच जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे जब के कैप यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -3k कैप बच जाएगा, -3k कैप, ठीक है। तो ये जो लाइन का इक्वेशन आया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो लैम्डा है, इस लैम्डा की जगह यहाँ पे एस है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये जो लाइन का इक्वेशन इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कैसे वो देखना। पहले जिसमें टी वाला टर्म नहीं आएगा उसको लिखेंगे, तो ये आई कैप 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप हो जाएगा, फिर जे कैप 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3j कैप हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा के कैप चूंकि इसके साथ तो टी है ही नहीं, अब प्लस में टी, जिस तरह से यहाँ लैम्डा है वहाँ पे टी है, ठीक है। अब टी वाले को ढूंढो तो यहाँ पे -i आ जाएगा, -i कैप, और यहाँ पे आ जाएगा 2j कैप, है ना, प्लस में 2j कैप, और यहाँ पे टी वाला टर्म तो है ही नहीं तो इसको क्लोज कर देंगे। तो अब आप देखो जो दोनों लाइन का इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे जो b1 वेक्टर है वो कौन कहलाएगा, b1 वेक्टर आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप और माइनस में 3k कैप, और b2 वेक्टर आएगा, b2 वेक्टर
जो टी का जो कॉफिशिएंट होगा यानी कि -i कैप प्लस 2j कैप, तो इन्हीं दोनों के जो बीच का एंगल होगा वही एंगल होगा इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का। तो cos थीटा इज इक्वल टू लेंगे, मॉडुलस लेते हैं ताकि एक्यूट एंगल आए, तो b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड इंटू में b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे b1 डॉट b2 करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा -1 और j वाले को j वाले के साथ तो +2 और ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 प्लस में 9 आ जाएगा, फिर अंडर रूट ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी हमने निकाला, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1, नीचे कितना आएगा 9 और ये 10 11 आ जाएगा, तो अंडर रूट 11 और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 5, तो यहाँ पे आएगा 1/√55। मॉडुलस हटा दिए चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√55 और ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। फिर से एंगल ही निकालना है, दोनों लाइन का इक्वेशन दिया है, लेकिन उन दोनों लाइन का इक्वेशन जो दिया है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया था वो वेक्टर फॉर्म में था, वहां भी हमें एंगल ही निकालना था, तो कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे इस पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन का इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में होता था वो इस तरह से होता था, x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। यहाँ पे जो x1 y1 z1 होता था वो पॉइंट होता था, है ना, x1 y1 z1 ये पॉइंट होता था, और उसके नीचे जो डिवाइड में ये चीजें हैं वो क्या कहलाता था, डायरेक्शन रेशियो यानी कि a b और ये c। ठीक है, तो जो हम लोग एंगल निकालते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, इसी डायरेक्शन रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, यही a1 इसको अगर दो लाइन दिया है तो a1 b1 c1 बोलेंगे और a2 b2 c2 बोलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखा है तो इस फॉर्म में होगा तभी उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलेंगे। इस फॉर्म में होने का मतलब यहाँ पे जो ऊपर में x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे z का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे ऐसा है तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, बिल्कुल सही है, और नीचे नंबर भी दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो a1 है यानी कि यही abc कहलाएगा, क्योंकि दो लाइन है तो इसको a1 b1 c1 बोल लेते हैं। तो यहाँ पे a1 हो जाए कितना 2, b1 हो जाए कितना 3 और c1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, a1 b1 c1 आ गया। अच्छा, अब यहां से भी देखो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप बोलोगे सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि a2 कितना है, a2 हो गया 1, यहाँ पे b2 कितना आ गया 2 और c2 कितना हो गया 2, सही ना। तो अब दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है तो एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे एंगल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, इस तरह से निकालेंगे, है ना। तो जरा इसको मैं मिटा दूं, स्पेस बन जाए। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो a1 a2 करेंगे तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, फिर प्लस अगला 3 इंटू 2, फिर प्लस 6 इंटू 2, है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर बोले तो 4 हो जाएगा, फिर b1 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा और c1 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर अंडर रूट a2 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा, b2 का स्क्वायर 4, c2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, और ये मॉडुलस में ताकि एक्यूट एंगल आए। तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 6 8 और 8 प्लस 12 तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय, तो ये 36 और 49 यानी कि 7 आ जाएगा, और इनटू में 4 और 4 8 9 यानी कि 3 आ जाएगा। तो टोटल है इसको देखा जाए तो 20/21 आ जाएगा, और ये आया कितना cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, जो एंगल आएगा वो आएगा 20/21, और ये इसका आंसर हो गया।
तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हो तो उन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं और उसके बाद इस तरह से एंगल निकाल लेते हैं। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड नंबर है वो किस टाइप का है। जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट नंबर सॉल्व किया था बिल्कुल उसी टाइप का है इसमें, और ये दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे पता चला? यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, 1 है ना, 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दोनों लाइन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये a1 b1 c1 होगा, ये a2 b2 c2 होगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया है बस उसी तरह से इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का हेडलाइन क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। फिर से हमें दो लाइन के बीच का एंगल ही निकालना है, और फिर से ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ भी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 है एंड 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 हो जाएगा, है ना। तो आप एंगल निकाल लोगे इन दोनों के बीच का, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था एग्जैक्टली आपको वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, और सेम तरीका से इसको भी सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर देखो, थर्ड नंबर में क्या प्रॉब्लम है कि ये जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था उसी के तरह है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आपका ये हो सकता है कि यहाँ पे देखो जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर हम लोग लेते थे, तो बीच में हम लोग प्लस लेते थे। यहाँ पे देखो ये बीच में प्लस है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी b1 वेक्टर आपका हो जाएगा, b1 वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। लेकिन जब आप b2 वेक्टर देखोगे तो ये जो लाइन का इक्वेशन इसमें जो कांस्टेंट के आगे माइनस आ गया है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप ऐसे बोल सकते हो माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस का 4k कैप, ऐसे बोलोगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको b2 वेक्टर लेना है, उसके बाद इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने सॉल्व किया था उसी तरह से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो उम्मीद आप ये कर लोगे। तो आपको अगर जरूरत हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि सो दैट ये जो लाइन फर्स्ट है, ये जो लाइन है इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट का सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा हम लोग दिखा देंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि a1 वेक्टर a1 कितना हो जाएगा 2। हाँ, ये a1 b1 c1 आपको तभी लिखना है जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कैसे पता चला? क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ ऊपर में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जो नीचे वाला नंबर होगा वही a1 a2 और a1 b1 और c1 होता है। तो a1 हो गया, b1 कितना होगा, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा अब a2 देखो तो a2 ये वाला होगा, तो यहाँ भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये a2 b2 और c2 हो जाएगा, यानी कि 2 ये b2 आ जाएगा 4 और c2 हो जाएगा 2। तो हमारा a2 b2 और c2 भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट का सम देखेंगे। अगर ये 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कंडीशन क्या होता है, परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता था कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाना, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2, फिर माइनस में 3 इंटू 4 हो जाएगा, फिर प्लस में 4 इंटू 2 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8। तो यहाँ देखो 12 माइनस 12 कितना आ गया 0। जैसे ही 0 आ गया तो बोलेंगे सो गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, है ना, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। हमने परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन लगा दिया, सही ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, इसमें लिखा है इफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे वेक्टर इक्वेशन पूछा जा रहा है, सही ना। तो हम लोग वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म से। तो आप देखो कार्टेशियन फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, ऐसा था। तो यहाँ पे जो x1 y1 और z1 था वो क्या था, यहाँ पे जो x1 कॉमा y1 कॉमा z1 था वो था लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा था वो पॉइंट था।
अच्छा, यानी कि ये पॉइंट था, जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है, और ये जो ए बी सी था, ये डायरेक्शन रेशियो था। डायरेक्शन रेशियो क्या था? ए बी और सी था, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन रेशियो वाले वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर बोलते थे, और ये जो पॉइंट होता था इसको ए वेक्टर बोलते थे, ठीक है ना। और इक्वेशन क्या लिखते थे वेक्टर के फॉर्म में कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। तो अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर मिल जाए तो हम लोग वेक्टर फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। तो आप देखो ये जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में है, तो आपको पहचानना है कि x1 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे क्या कि लाइन पासिंग थ्रू, यहाँ पे लिख लेते हैं लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से पास कर रहा है? तो पासिंग थ्रू, तो x1 की वैल्यू क्या है? 5 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर अगला यहाँ पे देखो y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? तो आप बोलोगे सर 4 है, नहीं, यहाँ पे -4 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस y1 है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे z1 की वैल्यू क्या है? z1 की वैल्यू 6 है, तो लाइन पास करेगा इस वाले पॉइंट से, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे a वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप, ऐसा लिखेंगे, सही ना। और डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन रेशियो अगर हम लोग लिखें डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या क्या आएगा? तो देखो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? 3, 7 और 2 आएगा, 3, 7, 2। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है यही आपका बी वेक्टर कहलाता था। तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा, सही ना। तो यहाँ पे एक आर वेक्टर लेते तो जो क्या था? जनरल पॉइंट था। तो उस वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा इक्वेशन? वेक्टर फॉर्म, है ना, इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी कि 5 ए वेक्टर प्लस आप लैम्डा बी वेक्टर, ऐसा पहले लिख दो। उसके बाद लिख लो कि ए वेक्टर कितना है? 5i कैप -4j कैप और प्लस 6k कैप, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर। और फिर प्लस में लैम्डा इंटू, लैम्डा क्या है? ये कोई नॉन जीरो रियल नंबर होगा, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे लैम्डा इंटू क्या लिखेंगे? बी वेक्टर, यानी कि 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, है ना। और ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है वो देखना। उसमें प्रॉब्लम ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म नहीं दिया है। उसमें दिया है इस तरह से 3 - x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 7, y प्लस 4 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 2z - 6 डिवाइडेड बाई 4। राइट द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन, है ना। इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है इस लाइन का। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन का इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं, कितना है? -1 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे x - 3 डिवाइडेड बाई 5। हमने माइनस कॉमन लिया तो ये फोटो इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे पहले से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? z - 3 अपॉन में 4, और ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस माइनस को नीचे कर देते हैं। तो x - 3 अपॉन में -5 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन में 7 और इज इक्वल टू z - 3 अपॉन में 2। तो ये जो लाइन का इक्वेशन आया ये आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा? तो पॉइंट आ जाएगा 3, -4, 3। अब आप बोलो सर -4 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे +4 है, फॉर्मूला में तो माइनस होता था, तो यहाँ पे -4 लेंगे तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, -1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, -4 और यहाँ पे 3। अच्छा, अब डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो आएगा -5, 7 और 2, -5, 7 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो ए वेक्टर निकल के आएगा वो आएगा 3i कैप -4j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे जो बी वेक्टर आएगा वो आएगा -5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप आएगा। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बोले तो 3i कैप -4j कैप
प्लस 3k कैप और यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा इंटू -5i कैप प्लस 7j कैप प्लस में 2k कैप और ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।